Hello class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So many of you have asked me to make a video on second chapter of political science. So here we are. तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे और इसके बाद हम एक वन शॉट लेके आएंगे जिसमें आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. सो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर के नाम से आप क्या समझ पा रहे हैं कि हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई राइट्स क्या होते हैं, क्यों राइट्स इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले राइट्स के बारे में समझते हैं. तो राइट्स ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक बेटर सोशल लाइफ के लिए. ठीक है. ये एक इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं और इसके अलावा सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है, ये ध्यान रखती है कि सभी लोगों को, उसके सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिल रहे हैं. सभी सिटीजन्स बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सोसाइटी में रह पाते हैं. ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंश्योर करती है, ध्यान रखती है. ठीक है. तो अब एक क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ राइट्स क्या होता है. तो देखो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स लिखे होते हैं सिटीजन्स के, तो उनको ही हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. जो भी राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे जाते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि हाँ भाई ये राइट्स जो है कोई वायलेट नहीं करेगा. जो राइट्स प्रोटेक्टेड हैं एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिटर्न है, उनको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो लिस्ट ऑफ राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं और प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं. देखो, जैसे हम सभी को राइट्स मिले हुए हैं वैसे ही हम सभी की कुछ ड्यूटीज़ होती है, कुछ सब सिटीजन्स की अपने नेशन के प्रति, उन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है. तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी उन्हें रिकमेंड किया था कि भाई ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड होनी चाहिए. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना वो ऐड की गई थी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू. जो हमारा पार्ट 4th ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है और साथ ही साथ जो आर्टिकल 51A है वो भी इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट या फिर कौन सा आर्टिकल इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है. अब देखो, कुछ 11 ड्यूटीज़ होती हैं जो एक इंडियन सिटीज़न को फॉलो करनी चाहिए. पहली ड्यूटी क्या है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करो, ओबे करो, अपने नेशनल फ्लैग को, अपने नेशनल एंथम को, इन सभी चीज़ों को ओबे करो, रिस्पेक्ट करो. ठीक है. दूसरी ड्यूटी क्या होती है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. हमने कितनी मुश्किल से आज़ादी पाई है, इस आइडिया को चेरिश करो. ठीक है. तो ये भी हमारी सेकेंड ड्यूटी है. हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना कि भाई हमारा एक राज्य है, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता. दिस इज़ सॉवरेनिटी. ठीक है, इंडिपेंडेंस. तो इसको प्रोटेक्ट करो, अपने नेशन को डिफेंड करो. तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं. पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम कुछ कुछ लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है. नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है. ब्रदरहुड का, भाईचारे की भावना, इसे हमें प्रमोट करना है सभी लोगों के बीच. ठीक है. अपने हेरिटेज को और ज़्यादा रिचनेस देनी है और ज़्यादा रिच बनाना है. साइंटिफिक अवेयरनेस डेवलप करनी है. ह्यूमनिज्म का आइडिया डेवलप करना है लोगों के बीच. ठीक है. और सभी लोगों के प्रति एक एक्सीलेंस वाली भावना जो है कि हम सभी बहुत श्रेष्ठ हैं, वो हमें डेवलप करनी है ताकि जो पूरा नेशन है वो डेवलप कर सके. ठीक है. पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलोंग द एज बिटवीन 6 to 14. इस टाइम पीरियड में तो ज़रूर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन को. तो ये कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है. कहाँ मेंशन्ड है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. कौन सा आर्टिकल इसके साथ डील करता है वो भी आई हैव टोल्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ DPSP.
DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो DPSP के साथ डील करता है एंड आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करते हैं। अब DPSP का एम क्या होता है कि भाई एक देश का, एक स्टेट का वेलफेयर, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस हो सभी के साथ, तो ये कुछ एम होता है। अब ये DPSP मैं करे जा रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है? तो एक स्टेट की, एक राज्य की जिम्मेवारी होती है कि भाई वो कुछ कुछ करेगा अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए, तो उन्हें हम DPSP कहते हैं, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई करने ही करने चाहिए किसी स्टेट को, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब स्टेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, वो स्टेट की मर्जी होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक सुझाव की तरह एक्ट करता है। अब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड लिबरल प्रिंसिपल। तो चलिए इन्हें भी समझते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि भाई जितना हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है एक विमेन भी उतना ही काम कर रही है और एक मैन भी उतना ही काम कर रहा है, विमेन की सैलरी कम है, मैन की सैलरी ज़्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसा काम कर रहा है, जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसकी पेमेंट होनी चाहिए। अगर मैन को उतना मिल रहा है तो विमेन को भी उतना ही मिलना चाहिए। दैट इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राइट टू वर्क, सभी को काम करने का हक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। रिसोर्सेज सभी के बीच में इक्वली बांटे जाएंगे, सो दिस इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में सारा पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो ये हमें देखना है। रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, कि भाई इनइक्वालिटी को हटाओ, तो ये क्या है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत होनी चाहिए, हमें कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए, हमें वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहिए इनक्वालिटी से, ठीक है, और अल्कोहल को हमें इरेडिकेट करना चाहिए और दूसरे ड्रग्स ये जो है ये सोसाइटी से हटा देने चाहिए। एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करो, एनिमल हस्बेंड्री को भी ऑर्गेनाइज करो, तो ये गांधी के आइडियाज़ थे, ठीक है, DPSP के। अब लिबरल प्रिंसिपल क्या है? एक सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, ठीक है, एक कंपल्सरी एजुकेशन कर दो भाई 6 से 14 ईयर ऑफ एज के लिए, सभी बच्चे पढ़ेंगे इस एज में। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे शांति बनाए रखनी है, सिक्योरिटी रखनी है, ठीक है। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी न्याय करने वाले लोगों को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों से अलग कर दो, ठीक है, एग्जीक्यूट करने वाले लोगों को और जुडिशरी को अलग रखना है, ठीक है। तो दिस इज राइट टू प्रॉपर्टी। तो 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव थ्रू 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया था। अब बता 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी बिकेम लीगल राइट। अब क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो अब लीगल राइट बन गया, ठीक है। पहले क्या था? फंडामेंटल राइट, लेकिन अब उसे लीगल राइट बना दिया गया। 44th अमेंडमेंट के थ्रू उसे हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और लीगल राइट बना दिया गया। इट कम्स अंडर आर्टिकल 300A, और ये जो है वो आर्टिकल 300A के अंडर आता है, क्या? राइट टू प्रॉपर्टी। अब फंडामेंटल राइट्स और DPSP के अंदर डिफरेंस क्या है, और ये स्टार मार्क कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अपनी बुक में या नोटबुक जो भी आपके पास है उसमें नोट डाउन कर लो एक कॉर्नर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। तो देखो फंडामेंटल राइट्स का एक बार देख लेते हैं। अवॉइड द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, हमें राइट्स मिले हैं, गवर्नमेंट बाध्य है कि वो उसे वॉलेट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं राइट्स। DPSP ये गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी चाहिए, एनफोर्सेबल नहीं है कि भाई करो ही करो गवर्नमेंट, ठीक है। जबकि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल है लीगली कि भाई
गवर्नमेंट ये चीज़ें नहीं कर सकती, ये लोगों के राइट्स इन्हें वोलेट नहीं कर सकती। DPSP ये गवर्नमेंट को कुछ करने के लिए कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जबकि DPSP प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ स्टेट और सोसाइटी, लोगों के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के वेलफेयर को, इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, जबकि DPSP नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि जुडिशरी में जाकर हम ये नहीं कह सकते कि भाई DPSP लागू नहीं हो रहा है, उसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जुडिशरी इसके ऊपर कोई कदम नहीं ले सकती, जबकि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जुडिशरी कोई भी कदम ले सकती है क्योंकि ये लोगों के राइट्स हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लोगों के लिबर्टी को एम्फसाइज करते हैं, जबकि DPSP एम्फसाइजेज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करती है DPSP, ठीक है। द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नैरो, द स्कोप ऑफ DPSP इज़ वाइड। अब जो फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो बहुत नैरो होता है क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल के होते हैं, जबकि DPSP का स्कोप बहुत वाइड होता है, गवर्नमेंट के कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, अब ये क्या है वो समझ लेते हैं। ह्यूमन राइट्स इज़ द राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लिव एज ह्यूमन। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? ये ह्यूमन बींग्स के राइट्स होते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स के पास होते हैं कि हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन की तरह रह सकते हैं। UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन टुक प्लेस ऑन 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को क्या हुआ था? ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन हुई थी और इसमें क्या हुआ था? ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन एज पार्ट ऑफ 10 दिसंबर। इस दिन से हम ह्यूमन राइट्स डे भी बनाएंगे। 1993 में क्या हुआ? NHRC वो स्टार्टेड इन इंडिया। ये है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इंडिया में भी शुरू हो गया था 1993 में। क्या है जो ये मैं NHRC बोले जा रही हूँ कि भाई देखो पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है, तो उन सभी के पास कुछ ऐसे इंटरनेशनल राइट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री तक बाउंड नहीं होते हैं। जैसे कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी को जीने का हक है, तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लागू होता है, ठीक है, कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। तो ये जो है ना वो एक कमीशन के थ्रू एस्टेब्लिश किए गए थे जिसे हम यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी एक मीटिंग, एक डिक्लेरेशन हुई थी 10 दिसंबर 1948 को और 10 दिसंबर का हिस्सा मानते हुए उस दिन से हमने ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1993 के अंदर इंडिया के अंदर भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश हो गया था। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे NHRC के? रंगानंद मिश्रा, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? KG बालाकृष्णन। और जो NHRC है उसके 5 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, 2 members who have knowledge and practical experience in matters related to human rights। 2 ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। तो ये 5 मेंबर होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई NHRC क्या होता है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं NHRC के। अब मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? सभी लोगों के बीच एक अवेयरनेस क्रिएट करना ह्यूमन राइट्स के प्रति कि भाई ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहला फंक्शन होता है ह्यूमन राइट्स कमीशन का। टू कंडक्ट स्टडी अबाउट ह्यूमन राइट्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। टू इन्वेस्टिगेट अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन, भाई किसी ह्यूमन के राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, तो ये इन्वेस्टिगेट करना कि भाई ह्यूमन राइट्स कहाँ कहाँ वायलेट हो रहे हैं, तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना इसका थर्ड फंक्शन है। टू रिसीव पिटिशन फ्रॉम द विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिसका भी ह्यूमन राइट वायलेट हुआ है वो पिटिशन फाइल करते हैं और वो पिटिशन कौन रिसीव करते हैं? ये ह्यूमन राइट कमीशंस, ठीक है। अलग अलग जगह पे जाके ये देखना कि भाई कहीं पे किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट बनाना, वो भी इनका काम होता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, टू इन्वॉल्व द ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ करवाना उनके थ्रू, NGOs के थ्रू, ये सब कुछ भी इसका ही हिस्सा होता है, इसका एक फंक्शन होता है,
ठीक है। आर्टिकल 21 ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर्ग्यू दैट ईच स्टेट शुड हैव फॉर्म देयर ओन ह्यूमन राइट कमीशन। आर्टिकल 21 ये कहता है कि सभी स्टेट्स को अपना एक खुद का ह्यूमन राइट कमीशन बनाना चाहिए। एज अ रिजल्ट इन 1998 स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वॉज फॉर्म। ठीक है, केरला के अंदर जो है 1998 के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया था 1998 में। अब मेजर एनजीओज कौन से हैं, बड़े बड़े एनजीओज, वो हम देख लेते हैं। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी PUCL एंड PUDR यानी कि पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, दीज आर सम मेजर एनजीओज। अब फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कुछ राइट्स होते हैं जो कि सभी को मिले होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। जो पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। तो कौन कौन से राइट हैं? सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सिक्स इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ राइट। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी ये राइट्स हैं ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो फर्दर टॉपिक्स है वो भी। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी आपको डाउट्स है और जो वो मैंने आपको 42nd अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करेंगे। और लाइक करना मत भूलना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।